तो कन्फ्यूजन था, मैंने बाद में देखा, तो मैं डिविजिबिलिटी वाला रूल जो समझा रहा था वो भी क्लियर कर दूंगा दोबारा से। ठीक है, 2-3 लोगों ने क्लास देखी थी, उनको फिर दोबारा उन्होंने बोला कि यार डिविजिबिलिटी वाली चीज़ क्लियर नहीं हुई है, तो फिर से मैं क्लियर कर दूंगा। ओके, सो डोंट वरी, ये दोनों ही चीज़ें मैं आज क्लियर करने वाला हूँ जो आपको कल प्रॉब्लम हुई थी। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है, आज सारी चीज़ें हो जाएंगी क्लियर। एंड जल्दी से आ जाइए आप लोग, मैं देखता जा रहा हूँ, आप लोग कमेंट करते जाइएगा जिससे मुझे भी पता लग जाए कि आप लोग आ चुके हैं। चलिए शुरुआत कर देते हैं, कुछ चीज़ें मैं बता रहा था उसी की शुरुआत करते हैं। ओके, मैं क्या बता रहा था यार, कल मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई थी, उसी के आगे कंटिन्यू करते हुए बात करते हैं। कल मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में नहीं बताई थी, उसके अलावा चीज़ें बता दी थी। आज इर्रेशनैलिटी की भी बात करेंगे, रैशनल और इर्रेशनल नंबर के। वैसे अगर आप डेली क्लास करते हैं तो इससे पहले वाले टीचर ने रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स के बारे में कुछ बताया है, उसी के बारे में बात करेंगे, उसी को आगे समझाऊंगा मैं कि रैशनल इर्रेशनल। और आज प्रूव करके भी आपको दिखाऊंगा कि वाई वी से √2 इज इर्रेशनल। ठीक है, मेरे हिसाब से ये प्रूफ आप लोगों ने क्लास 7th में पढ़ा होगा, बट दोबारा से ये प्रूफ करने की ज़रूरत है, आपको समझ में आना चाहिए। और इर्रेशनैलिटी का प्रूफ हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, तो उसको एक बार पढ़ लेंगे कि समझते हैं। ओके, ठीक है गाइस, चलिए शुरुआत कर देते हैं सेशन की। डिविजिबिलिटी की मैं बात कर रहा था, तो डिविजिबिलिटी में मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि भाई 7 की डिविजिबिलिटी हमें निकालनी थी, जो 7 की डिविजिबिलिटी हमें पता नहीं लगती है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को मैंने बताया था कि यार अगर कोई नंबर है 7 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें 14 की डिविजिबिलिटी पता करनी होगी, या 14 से हम 7 की डिविजिबिलिटी निकाल सकते हैं। और हाउ टू मेक डिविजिबिलिटी, ये वाला भी फैक्टर मैंने आपको बता दिया था कि अगर आपको डिविजिबिलिटी से बनाएंगे, ये भी देख लिया था आप लोगों ने। ठीक है, तो मैं फिर से उसको बस आपको रिफ्रेश करूंगा, रिव्यू करूंगा आपका, और फिर आपको जिससे आपके पास में वो कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ये लेट्स जस्ट से देयर इज अ नंबर 343। नाउ प्रॉब्लम ये फर्स्ट ही है कि सर ये जो 343 है, इज इट डिविजिबल बाय 7 और नॉट, कैसे पता करें? ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि 7 का क्यूब है ये, 343 7 का क्यूब होता है, बट मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा कि 7 का क्यूब ना हो करके मुझे याद ही नहीं है कि 7 का क्यूब है कि नहीं है। तो मैं करूंगा क्या, मैं क्या करूंगा, ये जो लास्ट नंबर आता है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और बचे हुए में क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। सो लिख लीजिए, लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं x। लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई बाय 2, इसको मान लिया हमने क्या, x मान लिया। अब इसको हमने x माना है, ये x जो मेरा है बेटा, ये x क्या है, अब इसको क्या करेंगे, रिमेनिंग डिजिट्स में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। रिमेनिंग नंबर माइनस x, और ये हमें क्या दे देगा, रिजल्ट दे देगा। ऐसे लिख लीजिए आप लोग, जैसे आप लोगों को ईजी हो जाए। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे 343 की, तो व्हाट विल यू डू, 34 माइनस 6, दिस इज 20। क्लियर है भाई, समझ में आ गया सबको, क्लियर है? 34 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 30 किया, 6 माइनस कर दिया, तो मेरे पास में ये वैल्यू कितनी आ गई, 28 आ गई। और ऑब्वियस की बात है, हमें पता है कि 28 क्या होता है, 7 से डिवाइड होता है। ठीक है, अब मैंने बोला था कि मैं आपको डिविजिबिलिटी का रूल भी बता दूंगा कि डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, कैसे डिविजिबिलिटी पता करते हैं, तो ये वाली चीज़ भी समझते हैं। ठीक है, पहले डिविजिबिलिटी के बारे में समझते हैं और इसको पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी के बारे में। तो इससे से कि कुछ चीज़ें मैं आपसे पूछता भी जाता हूँ और कुछ चीज़ें आपको बताता भी जाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक नंबर दिया हुआ है
1 2 3 4 5। अब ये कौन से नंबर से डिविजिबल है? हाउ विल आई नो? कौन से नंबर से डिविजिबल है? हाउ विल आई नो? कैसे पता लगेगा मुझे? क्या तरीका है ये पता करने का कि ये कौन से नंबर से डिविजिबल होगा? बताइए। कम ऑन गाइस, मैं कमेंट देख रहा हूँ आपके। देखिए, किसी के बारे में नहीं है तो ये चीज पता करने से कि मेरे पास कोई भी रैंडम नंबर आ गया, उसकी डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए मुझे एटलीस्ट डिविजिबिलिटी पता तो होनी चाहिए। तभी तो मैं बोल सकता हूँ ना कि वो डिविजिबल है भी कि नहीं है। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है ना जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? मान लो कि मुझे ए बी सी कोई भी नंबर दुनिया में दे दिया, अब वो ए बी सी जो नंबर है वो नंबर मेरा एक्चुअली में डिविजिबल हो रहा है, किसी से नहीं हो रहा है, और वो किस नंबर से डिविजिबल हो रहा है ये पता कैसे लगेगा? इसके लिए मुझे हर एक नंबर की डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए। ठीक है ना? और भाई जो नंबर्स कंबाइंड डिविजिबिलिटी वाले हैं वो तो बात ठीक है, लेकिन जो नंबर्स कंबाइंड डिविजिबिलिटी वाले नहीं हैं उनके बारे में कैसे पता लगेगा? और पहले डिविजिबिलिटी तो समझे सबकी कितनी कितनी है, क्या क्या है। तो हमने सबसे पहले बात करी 2 की डिविजिबिलिटी। द नंबर इज डिविजिबल बाई 2। अगर कोई नंबर डिविजिबल बाई होता है, अगर लास्ट में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, यानी ये क्या हो जाए भैया? इवन नंबर है। ओके, क्लियर? अभी मैं आपसे एक और यूनिक क्वेश्चन पूछूंगा जो आपके IIT JEE के पेपर में आया हुआ था कि 0 इज इवन और ऑड। ठीक है, 2007 की बात है, 2007 में पूछा गया था, तब से सभी लोगों को पता है, बट इट्स अ वेरी यूनिक क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप जैसे मान लेते हैं ना, हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं, आप सभी एनसीईआरटी पढ़ते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप एनसीईआरटी की वो लाइन पढ़ लेते हैं जो सीधे एग्जाम्पल में जाते हैं, अरे फॉर्मूला ये है, मैम ने तो बता ही दिया या सर ने तो बता ही दिया, और चलते हैं क्वेश्चन लगाना शुरू कर दिया और क्वेश्चन से ही आप समझते जाते हैं चैप्टर को। तो हमारा अप्रोच ये होता है कि हम क्वेश्चन से ही चैप्टर को समझ रहे हैं और फिर उसके बाद उसी से प्रोसीड करते हैं। बट ये जो अप्रोच है ना हमारा बेटा, ये काफी रॉन्ग अप्रोच है। जो भी हम अप्रोच अभी अपनाते हैं सॉल्व करने के लिए, मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ कि ये जो अप्रोच है ना, वो अप्रोच सही करना पड़ेगा अपना। कैसे? हमेशा कोशिश करिए कि आप पहले चैप्टर को थरली उसकी थ्योरी पढ़ें। थ्योरी में बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं, बाद में ऐसा होता है कि वो पॉइंट ही पेपर में लिखे होते हैं या वो पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं और फिर हमें छूट जाते हैं, बिकॉज ये आदत होती ही नहीं है। वैसे ही बाकी सब्जेक्ट में इतनी थ्योरी पढ़ रहा है, फिर यहाँ पर भी थ्योरी पढ़ लेंगे तो फायदा ही क्या है? बट यार वो थ्योरी, मैथ्स में आपको पता ही है कितनी थ्योरी लिखी होती है, और वो चाहे थ्योरी इतनी हो, चाहे इतनी हो, चाहे इतनी हो, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। आपको थ्योरी पढ़नी है तो आपको थ्योरी पढ़नी है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। तो मैं बात कर रहा था भाई कि और क्या है हमारे पास में। तो ये हो गया नंबर जो होती है वो डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए। ठीक है, अ नंबर डिविजिबल बाई 4, अगर क्या हुआ, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई 4 होगा। 5 से डिविजिबल या तो 0 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए। नंबर डिविजिबल बाई 10, 10 से डिविजिबिलिटी क्या होती है बाबा जी? 10 से डिविजिबल होती है कि अगर 0 बीच में आ जाता है, 3 डिजिट। 4 से लास्ट की 2 डिजिट थी, 8 से लास्ट की 3 डिजिट है। 9 से डिविजिबल फिर वही सम जो है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 3 में क्या था, सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए, डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाई 9 होना चाहिए। समझिए इस बात को। फिर नंबर डिविजिबल बाई 6, तो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। ये इसको बोलते हैं कंबाइंड डिविजिबिलिटी। ये हमने चीजें पढ़ी। अभी हमने इसमें 7 की बात नहीं करी, 11 की बात नहीं करी, 12 की बात नहीं करी, 13 की बात नहीं करी, 14 की बात नहीं करी, 15, 16, 17, 18, 19, 57 की बात नहीं करी। जितने भी प्राइम नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं
उनकी डिविजिबिलिटी तो एटलीस्ट हमें पता ही करनी पड़ेगी, तो क्या कर लेंगे। यहां पर कंसेप्ट आता है हाउ टू मेक डिविजिबिलिटी, हाउ टू मेक, ये जो प्रोसेस है वो कैसे बनाते हैं जरा समझिए। मैं आपको डिविजिबिलिटी बनाना सिखाऊंगा, कैसे डिविजिबिलिटी हम लोग बना रहे हैं। ध्यान दीजिएगा प्लीज, ध्यान से। हाउ टू मेक, कल भी मैंने पढ़ाया था ये, आज मैं पूरा क्लियर कर दूंगा। कल जिन लोगों को क्लियर नहीं हुआ है वो आज क्लियर हो ही जाए। हाउ टू मेक डिविजिबिलिटी में क्या है, लेट्स जस्ट से आई हैव टेकन 17 in my account. Now if I have 17 कोई भी नंबर है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 into 7 which is 14, और बचा हुआ मेरे पास में क्या आ जाएगा, 2x plus y के फॉर्म में। मैं बोल रहा था कि अगर मैं कोई भी नंबर लिखूंगा तो किसी भी नंबर को मैं किस हिसाब से लिख सकता हूं, 2x plus y के फॉर्म में लिख सकता हूं। ठीक, ओके, 2x plus y के फॉर्म में लिख सकता हूं। लेकिन ये 2x plus y बार बार हमें ना कंफ्यूज कर देता है, तो उसके लिए ना एक बहुत ही यूनिक चीज लेकर के आया हूं। अब समझिएगा मैं किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कैसे कर सकता हूं। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ यूनिक चीजों में चल रहा था। हम अपर चेक कर पा रहे थे, हम लोअर चेक कर पा रहे थे, हमें दोनों चीजें चेक करनी पड़ रही थी, और कंफ्यूजन वहीं पर क्रिएट हो रहा था कि सर कहीं कहीं पे अपर ट्रू हो रहा था, कहीं कहीं पे लोअर ट्रू हो रहा था। तो हम तो वहां पे फंस गए कि कहीं पे अपर ट्रू हो रहा है, कहीं पे लोअर ट्रू हो रहा है। अब क्या करेंगे, इसका एक बहुत ही ज्यादा अच्छा इलाज है, जरा समझिए। मैंने कहा आपसे कि मेरे पास एक नंबर है जिसकी मुझे डिविजिबिलिटी चेक करनी है, वो नंबर है 17। इसकी डिविजिबिलिटी मुझे निकालनी है कि क्या होता है इसका डिविजिबिलिटी। जैसे हमने 2 का बोला इवन होना चाहिए, 3 का बोला सम ऑफ डिविजन होना चाहिए, वैसे 7। तो मान लीजिए दुनिया में कोई भी नंबर हो, उसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, एग्जाम्पल देखो। जैसे लेट्स जस्ट से मैंने लिखा 30, इसको लिख दिया मैंने 3x plus 1। क्यों 3x, लास्ट वाले डिजिट को x से मल्टीप्लाई किया, बाकी डिजिट जोड़ दी। अब मैंने क्या किया, इसमें x की वैल्यू 4 रखी और +1 30। ठीक है, क्लियर। आगे चेक कर लेते हैं क्या 26 आता है, क्या 26 आने का कोई चांस है क्या। तो हमने कहा कि 3, उसके बाद हमने 8 रखा और +1 कर दिया, सॉरी 8, 25 तो आ ही नहीं रहा है। तो फिर ये डिविजिबिलिटी हमारी 13 के ऊपर तो गई नहीं, 14, ये 26 में डिविजिबिलिटी तो आ ही नहीं रही। लो, तो इस फॉर्म में किसी भी नंबर को हमने कैसे लिखा, भाई 13 मैंने 8 चेक किया, ये तो आ गया 25। नेक्स्ट आगे चेक कर लेते हैं, भाई 9 से चेक कर लीजिए, 9 से चेक कर लिया तो फिर मेरे पास में यही चीज आ गया कि ये जो 3 है इनटू अगर 9 से करते, अगर -1 हो जाता तो मेरे पास में 26 आ जाता। लेकिन यहाँ पर तो हम +1 पहले से डिफाइन कर चुके। यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज आती है जिसको समझिएगा आप, और वो क्या इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं बता रहा हूं, समझिए। यहाँ पर एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज आ गई। मैंने बोला कि लेट्स जस्ट से मैंने 17 लिया और 17 को मैंने 7x plus 1 के फॉर्म में लिखा। इस x को क्या बोलते हैं, ऑर्डर फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू जी, ऑर्डर फैक्टर बोलते हैं, समझे। इस x को ऑर्डर फैक्टर बोलते हैं। अब ये x की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। इन दोनों टर्म्स में मुझे ऐसा करना है कि इस x की वैल्यू कुछ इस तरीके से आ जाए कि ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे अच्छे से। जैसे मैं 13 की बात कर रहा था, 13 में मैंने 3x plus 1 लिखा था। जब मैंने x को 4 रखा तब तो मेरे पास में वो 13 से डिविजिबल हो जा रहा था। ये x की वैल्यू, ऑर्डर फैक्टर की वैल्यू 4 है। लेकिन अगर मैं x की वैल्यू -9 रख देता तब भी ये -26 आ जाता और मेरा टास्क
डन था भाई, ऑब्वियसली बात है मेरा टास्क तब भी डन। यानी इस x की वैल्यू में पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी रख सकता हूं डिपेंडिंग अपॉन मुझे सूटेबल क्या पड़े। x को 4 रखा तब तो मेरे पास में वो 13 से डिविजिबल हो जा रहा था। ये x की वैल्यू ऑर्डर फैक्टर की वैल्यू 4 है। लेकिन अगर मैं x की वैल्यू -9 रख देता तब भी ये -26 आ जाता और मेरा टास्क डन था भाई, ऑब्वियसली बात है मेरा टास्क तब भी डन। यानी इस x की वैल्यू में पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी रख सकता हूं डिपेंडिंग अपॉन मुझे सूटेबल क्या पड़े। अब इसकी एक एग्जांपल समझते हैं। मैंने कहा मैंने ये ले लिया कि x की वैल्यू अगर 4 है तो मैं डिविजिबिलिटी अब बना सकता हूं। अब डिविजिबिलिटी बनाएंगे कैसे? मैंने कहा कि मेरे पास लिखा हुआ है लेट्स जस्ट से 169। अब मैंने कहा कि लास्ट डिजिट जो है उसको 4 से मल्टीप्लाई करो और बाकी डिजिट में जोड़ देते हैं। तो मैंने और सा 36 जोड़ दिया, आ गया 52। भाई 52 तो मेरा 13 से डिवाइड होता है। मान लो आपको ये भी नहीं पता 5 + 8 ये देखो 30, मतलब आपने बैठे बैठे यू बना ली। भाई फंडा समझ में आ गया? क्लियर है? यानी मैं x की मुझे चाहिए उस x की वैल्यू, ना कि 13 से मतलब है मुझे, ना कि 17 से मतलब है। मैंने एक बार फिगर आउट कर लिया कि लीस्ट पॉसिबल वैल्यू पॉजिटिव में या नेगेटिव में x की क्या होगी जिससे मैं उसकी अवेलेबिलिटी दिखा सकता हूँ। आई विल टेल यू वन अनदर नंबर, जस्ट अ सेकंड। हाँ यस 2197 ले लेते। इसके लिए मुझे बच्चे ने पूछा था कल, यही क्वेश्चन पूछा था कि सर 2197 के लिए क्या बोलेंगे। तो 2197 के लिए मैंने बोल दिया ना, ये 2197 दिया हुआ। अभी मैंने 13 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या बोला बाबू जी कि लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है और जोड़ देना है। तो यहां पर मैंने 28 जोड़ दिया, ये हो गया 17, ये हो गया 4 और ये हो गया 2। फिर मैंने क्या कर दिया 4 से मल्टीप्लाई किया, 28 जोड़ दिया। भाई 7 फिर से आ गया था ना, याद है ना, 7 फिर से आ गया। तो अब मैंने जैसे ही जोड़ा ये देखो 52 पहुंच गया। तो तुम्हें फंडा मेरे हिसाब से अच्छे से क्लियर हो गया है कि हम करेंगे क्या। हम ये करेंगे कि आखिरी डिजिट को मैं क्या करूंगा 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और बची हुई डिजिट में अगर उसको ऐड कर दूं और वो नंबर जो आता है वो मेरा 13 से डिवाइड हो रहा है, ये मेरी डिविजिबिलिटी बन गई। ना 17 की हम बात तब से कर रहे थे, 17 की डिविजिबिलिटी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। 17 की डिविजिबिलिटी हम बार बार बात कर रहे थे कि 17 की डिविजिबिलिटी देख लेते हैं। तो हमने कहा कि 17 की डिविजिबिलिटी के लिए हमने लिख दिया 7x + 1। अब इस x की वैल्यू ऐसे रखो कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव, दिस इज ऑन यू कि आपको पॉजिटिव रखनी है कि आपको नेगेटिव रखनी है। अच्छा अगर मैं इस x की वैल्यू -5 रख दूं तो मेरे हिसाब से ये हो जाएगा -35 + 1 विच इज -34 एंड 34 की डिविजिबिलिटी तो है ही, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो। अब मेरे पास एक नंबर है जो मैं नहीं जानता कि वो नंबर डिवाइड हो नहीं होता। मैंने क्या देखा कि भैया 17 की डिविजिबिलिटी जो है जो मैंने बनाई है उस हिसाब से ऐसी होनी चाहिए कि लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई कर दूं मैं 5 से और बाकी बची डिजिट में ऐड कर दूं, सॉरी -5, ठीक। या फिर लास्ट की डिजिट जो मेरे पास में आए उसको मैं क्या कर दूं सब्ट्रैक्ट कर दूं। तो मैंने क्या किया भाई, लास्ट की डिजिट 5 है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 25 और इस 25 को 8 में जाकर घटा दिया, मेरे पास में 17 आ गया और ये 85 को मेरा क्या है 17 से जाता है, काम खत्म हो गया। कोई भी डिविजिबिलिटी मैंने ऐसे बना ली, क्यों कर। एक और लेते ये चीज है अनटिल अनलेस आप ये चीज, ठीक है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट 57, इसकी डिविजिबिलिटी बनानी है मुझे। दिस इज अ डिफिकल्ट नंबर जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी इसकी डिविजिबिलिटी बनानी, लेकिन फंडा मेरा वही रहने वाला है, 7x + 5 रखूंगा। मुझे कुछ x की वैल्यू ऐसे रखनी है कि मेरा 57 आ जाए, या तो प्लस करके आ जाए या तो माइनस करके।
ठीक है भाई, और 57 लाना है। 6 होता है भाई, 57 था हमारे पास, 56 होता है। अब x की वैल्यू मुझे कुछ ऐसी सोचनी पड़ेगी कि मेरा आंसर ये ना, ये इसके पास में, आसपास में आ जाए, ठीक है, ओके। तो अब मैंने कहा कि भाई 7 7 का 49 प्लस 5 करेंगे भाई 49, 54 हो गया, 57 तो आई नहीं, फंस गया सर, और दिक्कत है। तो 57 तो सर नहीं बन रहा है हमारे पास, इसका जस्ट उठा के डबल कर दो। डबल कर दिया तो हमारे पास में क्या आ जाएगा भाई, 50 50 और 17 17, इसका मतलब 114। अब मुझे ये नंबर 114 के पास ले जाना है, जिससे मेरा 114 बन जाए। बात समझ में आ रही है ना आपको? समझ रहे हैं इस बात को? ठीक है, क्लियर है? अब मुझे क्या करना है, 114 के पास ले जाना है। तो क्या कोई वे है जिससे मैं 114 के पास ले जाऊंगा? ठीक है, क्या कोई वे है 114 के पास ले जाऊँ? तो आप बोलोगे हाँ सर, एक वे तो मुझे दिखाई दे रहा है कि 17 7 होता है 119, और अगर इसमें 5 घटा दूं तो 114 आ जाता है। नो प्रॉब्लम सॉल्व। यानी मुझे क्या करना है, जो भी नंबर आएगा लास्ट डिजिट को 17 से मल्टीप्लाई करना है, और बचे हुए में उसको क्या कर देना है, घटा देना है, या फिर जोड़ देना है, -17 से मल्टीप्लाई करके। डिविजिबिलिटी बन गई, ठीक है, वंडा क्लियर है? छोटी डिजिट में आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, बड़ी डिजिट में आप ऐसा समझिए कि अगर डिफिकल्ट है तो डिफिकल्ट है, ठीक है। अब एक टर्म होता है भाई हमारे पास में, कंबाइंड डिविजिबिलिटी। याद रख लीजिए इसको, ये आपके क्वेश्चन आगे जाके आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर देगा। 1001 जो बनता है वो बनता है 7 11 और 13 से, कंजिक्यूटिव 3 प्राइम नंबर से बनता है। ये आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव, बहुत सारे ओलंपियाड में पूछा गया क्वेश्चन में कि ये 3 प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन से बनता है। जब आप एपी या फिर कुछ ऐसी सीरीज पढ़ोगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा। और 101 एक ऐसा नंबर है कि अगर मैं कोई 3 डिजिट नंबर इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं तो उसको वो 6 डिजिट में कन्वर्ट कर देता है, और 2 बार रिपीट। कैसे? मैंने कहा अप्लाई कर दो 1 2 3 से, तो आंसर मेरा क्या आएगा 1। अगर मैं 101 को मल्टीप्लाई कर दूं 4 5 6 से, तो आंसर मेरा आएगा 4 5 6 इंटू 4 5 6, ये नंबर आ जाएगा। अब बोलोगे कि सर अगर मैं 1 2 3 4 से कर दूं तो भी बहुत ईजी है बेटा। तो आपको क्या करना है, 4 डिजिट का ही बता रहा हूँ, 5वें डिजिट में कंफ्यूज हो जाओगे। लिखो 1 2 3 5, ठीक, और क्या लिखो 2 3 4, आंसर आएगा। ठीक है, बस याद रखना, आगे दिक्कत ना हो, जिससे आगे बढ़ जाता है। एचसीएफ की बात करते हुए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये समझ लो कि यहां पर हम क्या बात करते हैं, जो एलसीएम में अगर कुछ अनकॉमन होता है उस दुनिया को रख लिया। एचसीएफ में कुछ ऐसा होता है कि हमने जो अनकॉमन है उसको तो रखा ही हुआ है, जो कॉमन कॉमन है सिर्फ उसी को बटोर रहे हैं, सिर्फ उसको लेके चल रहे हैं। यानी एचसीएफ हमेशा हमारा फैक्टर होता है, इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला गया, और एलसीएम हमारा मल्टीपल होता है, इसलिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोला गया। फैक्टर और मल्टीपल के बीच में डिफरेंस मैं आपको कल की क्लास में समझा चुका हूं। आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी इसकी। ठीक है भाई, तो मैंने कहा कि भाई ये देखो, ये 3 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका एलसीएम क्या हो गया 2 × 2 × 3। अब ये जो 5 और 6 अनकॉमन था, ये अनकॉमन किसी काम का नहीं। एलसीएम में जरूर अनकॉमन मिलेगा काम का, लेकिन एचसीएफ में मेरे किसी काम का नहीं है। 5 और 7 का कोई यूज नहीं है, 5 और 6 का, बिकॉज ये अपने आप में अलग अलग है। लेकिन 2 से 30 भी होता है, 36 भी होता है, फिर 3 से 15 भी होता है, 18 भी होता है। इसीलिए मैंने क्या कर दिया भाई, इन तीनों को एक साथ लिख दिया। समझ गए इस बात को? क्लियर है? प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हमें क्या करना है, अब एचसीएफ निकालना है। क्या करना है? निकालना है। हमने 56 लिख लिया, 48 लिख लिया, जो कॉमन है उसको लिख लिया। पहले क्या कर दिया, इसके प्राइम फैक्टर्स लिख दिए। प्राइम फैक्टर्स मैंने बताया
प्राइम नंबर भी हो और फैक्टर भी हो, उसको लिख देते हैं। हमेशा किसी को भी क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या कर दिया भाई, प्राइम फैक्टर्स में इसको ब्रेक करके रख दिया। ये हमारा प्राइम फैक्टर है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? फंडा क्लियर भाई, सबको समझ में आ रहा है? आई होप सभी को क्लियर होगा। ठीक है, अब मेरे पास में क्या आ गया भाई, प्राइम फैक्टर्स में 56, ये 2 आ रहा था। अब नंबर ऑफ प्राइम नंबर दैट आर कॉमन, क्या हो जाएगा, 2 2 2 जो कॉमन है ये हो गया। अब ये मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड के थ्रू हमने निकाला है। क्या निकाला है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू निकाला है, जिसमें हम इसके प्राइम फैक्टर्स लिख देते हैं, कॉमन को एक साथ कर देते हैं, हमारी कहानी खत्म हो जाती है। एचसीएफ निकालने के 2-3 तरीके और भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं, जिनको अगर आप समझेंगे ना और मेरी ट्रिक को समझ लेंगे तो आप अपने आंसर को क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं किसी भी मेथड के द्वारा। जैसे जरा समझिए, लिखा हुआ है 56 और 48 का HCF निकालना। इसका मतलब जो भी नंबर आए करता होगा और इसको भी डिवाइड करता होगा। ऑब्वियस की बात है, हमने फैक्टर की बात करी और कॉमन फैक्टर की बात करिए, मतलब ये दोनों को डिवाइड कर रहा होगा। ऐसा फैक्टर होगा जो दोनों को डिवाइड करता होगा। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटा देना। बड़े नंबर से छोटा नंबर घटाया, मेरे पास में आ गया 8। अब जो नंबर आया है उस नंबर से इन दोनों नंबरों को डिवाइड करना है। अगर ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो वही HCF है, और अगर नहीं डिवाइड होते तो इसको छोटे छोटे स्लॉट्स में तोड़ लो और फिर सॉल्व करके देखो। कोई भी रैंडम एग्जांपल उठाते हैं। ठीक है, अभी तो आप बोलोगे सर दिया हुआ है इसलिए आप अपना मेथड दिखा रहे हो, नहीं दिया होता तो। मान लो मैंने ले लिया कि मेरे पास में दिया हुआ 120 और दूसरा नंबर दिया हुआ है लेट्स जस्ट से 72। ठीक है, हमें पता है कॉमन क्या आने वाला है, ये वाली चीज। ठीक है, तो अब मैंने किया क्या, मैंने क्या किया, हटा दिया। तो ये 28 तो था ही, प्लस 20 और कितना हो गया, 48 में। अब मैंने 48 की तरफ जैसे ही देखा, वो बोलेगा यार 120 को तो डिवाइड नहीं करेगा, तो मैंने इसको फर्दर ब्रेक कर दिया। किसमें ब्रेक कर दिया बेटा, इसको फर्दर आप लोग बोलोगे सर में ब्रेक करता ना, तो कैसे ब्रेक करता है इसको फर्दर ब्रेक करता है 6 और 8 में। तो मैं बोलूंगा ठीक है बेटा 6 और 8 में डिवाइड कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है, तो 6 के साथ में मैंने ये चीज देखी कि इसको भी डिवाइड करता है और इसको भी डिवाइड करता है। फिर मैंने 8 के साथ में ये चीज देखी कि इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है भाई, 8 के साथ में अगर मैं देखूंगा तो 8 120 को भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है। तो मुझे फैक्टर की बात करनी है, मैं फैक्टर के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो 6 भी डिवाइड करता है, 8 भी डिवाइड करता है, तो क्यों ना इन दोनों का कोई कॉम्बिनेशन देखा जाए। तो मेरे पास में एक नंबर आया 24, 8 3 24। ठीक है, क्योंकि 48 ऑब्वियस की बात है डिवाइड नहीं कर रहा था, तो उसका मैंने जस्ट स्लैश कर दिया, आधा कर दिया। अब मैंने कहा 24 से, तो 24 पंजे 120 और 24 3 72, यानी 24 5 120 एंड 24 3 72। दैट मीन्स माई HCF इज 24। सॉल्व करके देखेंगे, हाँ देखते हैं, नहीं मानो तो मेरी बात। 120 72 और 2 से जाएगा 60 36, 2 से जाएगा 30 18, 2 से जाएगा 15 9, 3 से जाएगा 5 और 3। ठीक है, 6 4 24। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया फंडा, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, सबको क्लियर है ना भाई? इरैशनैलिटी प्रूव कर रहे थे भैया कि इरैशनैलिटी कैसे प्रूव होगी। रैशनल इरैशनल के बीच में आपको डिफरेंस सर ने बताया था पिछले वाली क्लास में। ठीक है, और कैसे हम प्रूव करते हैं भाई, √2 हमारा इरैशनल, उसकी इरैशनैलिटी भी मैं प्रूव करता हूँ। ठीक है, ये आ गया, द रिपीटिंग डेसिमल मे नॉट अपीयर टू रिपीट ऑन द कैलकुलेटर बट द कैलकुलेटर शो अ
फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट। ये कॉशन करके क्यों लिखा है भाई मैंने, कि आपको हो सकता हो ये जो रिपीटिंग नंबर है वो आपको क्या लगे, डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल नंबर जो है हमारे पास वो आपको कैलकुलेटर पे फाइनाइट दिखे, लेकिन √2 जो हमारा है वो इनफाइनाइटली चलता जाता है, रुकता नहीं है। ठीक है, ओके। रियल नंबर्स और इरेशनल, रैशनल इरेशनल नंबर की बात कर ली, तो भाई रैशनल नंबर के अंदर हम बात करेंगे तो इंटीजर भी आ गया, होल नंबर भी आ गया, नेचुरल नंबर भी आ गया, लेकिन इरेशनल नंबर अपने आप में अलग प्रजाति है जिसकी अलग प्रजातियों की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि भाई कैसे हम क्या करते हैं, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग है हमारे पास में, किस तरीके से हमारे पास ये नंबर लिखते हुए हैं और उसको किस तरीके से लिखा हुआ है जिससे हमारे पास में नंबर आएंगे। तो recall that the rational number can be written in quotient or either in terminating repeating decimal। समझ में आया? कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। बहुत सारे लोग टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल को क्या बोल देते हैं भाई, इरैशनल बोल देते हैं, विच इज वेरी रॉन्ग। ठीक है, ये मेरा रैशनल फॉर्म है, ये मेरी रैशनल फॉर्म है, ये मेरी रैशनल फॉर्म है, क्योंकि खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, रिपीटिंग है। ठीक है, क्लियर है बाबू जी, समझ में आया? ओके, आगे चलते हैं। रैशनल इरैशनल मैंने आपको समझा दिया, π√2 इरैशनल क्यों होता है, वाई √2 इज इरैशनल, ये समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको मैं समझूंगा जब मैं आपको बताऊंगा ये चीज कि रैशनल और इरैशनल कौन सा है, कि मैं लेकर के आया। पहले यहाँ पर आपको ये समझा देता हूँ कि क्यों इरैशनल हो रहा है मेरे पास में, जरा समझते हैं। पूरी तरह आपको प्रूव कर देता हूँ वाई √2 इज इरैशनल। ठीक है, तो √2 के लिए मैंने क्या बोल दिया कि √2 इरैशनल आप कह रहे हो, मैंने मान लिया रैशनल, कोई भी रैशनल है तो a/b की फॉर्म में होगा, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया कि 2 इंटू ए का स्क्वायर, √2 हटाया, दोनों तरफ स्क्वायर लगा दिया, √2 हट गया। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ भैया, 2b का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, क्लियर, फंडा समझ में आ रहा है? अब जरा समझिएगा, अगर मैं a के बारे में कुछ कहानी बोलता हूं तो a की कहानी जरा सुनिएगा कि a जब किसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तब a का स्क्वायर आता है। इसका मतलब क्या हो गया कि a हमारा एक इवन नंबर है, सही होने पे ही आ रहा है ना, a मेरा इवन नंबर है। आप बोलोगे जी हाँ, a मेरा इवन नंबर है, 2 से मल्टीप्लाई होने पे ही आ रहा है, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि 2 से डिवाइड हो जाएगा मेरा a, हो जाएगा। अब मैं a को क्या 2k लिख सकता हूं, बोलो ये बात ठीक है? ठीक है, तो फिर इवन नंबर है भाई, 2 का मल्टीपल नहीं होगा। अब मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में दोबारा सेम वैल्यू रख दी, यानी 2 इज इक्वल टू 4k² अपॉन b²। मैंने इसको ऐसे लिख दिया, समझिएगा जरा, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, b² इज इक्वल टू 2k²। भाई 2 ने इसको काटा, बचा 2। अब मैं ये कह सकता हूं b के लिए भी कि b किसी नंबर को 2 से डिवाइड करता हूं तब आता है। आप बोलोगे सर ये तो स्क्वायर चीज दिया हुआ है, स्क्वायर। अरे भैया समझो, अगर कोई नंबर इवन है और 2 से डिवाइड होता है तो स्क्वायर होने पे भी 2 से डिवाइड होगा। 2 का स्क्वायर करो 4 आएगा, 4 भी डिवाइड होता है। 6 का स्क्वायर करो भैया 36 है, 2 से डिवाइड जब ये हो रहा है तो ये भी होगा, तो ये हो रहा है तो ये भी, वाइस वर्सा भी तो ट्रू ही होगा। इसका मतलब मैंने कह दिया कि भैया b भी इवन नंबर है। और रैशनल की डेफिनेशन यही होती है कि a और b दोनों के कॉमन फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है। रैशनल की डेफिनेशन यही होती है कि a और b दोनों के कॉमन फैक्टर्स अवेलेबल नहीं है। इसीलिए हमारा कंट्राडिक्शन फेल हो गया, और √2 जो हमने रैशनल माना था वो तो रह नहीं गया, इसीलिए √2 इरैशनल हो गया।
इसको बोलते हैं प्रूफ ऑफ कंट्राडिक्शन। क्या बोलते हैं? प्रूफ ऑफ कंट्राडिक्शन। समझ में आ गया बात? ठीक, क्लियर। अब ये आपके लिए होमवर्क लेकर के आया हमें कि इन सभी नंबरों में आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए भाई कि ये सभी नंबरों में क्या होगा, कौन सा हमारा रैशन है, कौन सा इक्वेशन है। चलिए क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा, मजा आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, ध्यान रखें, खुश रहें, स्टे सेफ, स्टे एट होम। जो लोग जरूरतमंद हैं, मजा आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, ध्यान रखें, खुश रहें, स्टे सेफ, स्टे एट होम। जो लोग जरूरतमंद हैं,